नमस्कार दोस्तों इन दिनों में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया चर्चा में हैं और ये भी एक इत्तफाकन एक दुखद बात है कि एक हादसे की वजह से चर्चा में है। लेकिन इस हादसे की पृष्ठभूमि में बहुत सारी मधुर बातें भी छुपी हुई हैं जिन्हें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि हर हादसे को अगर हमने थोड़ा सा उससे मुक्त होना हो, उससे बाहर आना हो, तो तौर तरीका यही है कि जिस बात को लेकर, जिस विमान को लेकर ये हादसा हुआ, उसका अतीत कैसा था। अतीत के बारे में जब भी बात करेंगे तो मित्रों, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि एयर इंडिया की जो शुरुआती जो बुनियाद थी वो टाटा परिवार से उसका संबंध था। और पहला विमान जो उड़ाने का श्रेय था वो दादा भाई नौरोजी उनको स्वयं था। दादा भाई नौरोजी, मैं भूल से नाम ले रहा हूँ, टाटा जमशेद जी टाटा को उसका पहला श्रेय जाता है। जमशेद जी टाटा, और उसके बाद ये परंपरा चलती रही। उस वक्त ये चीज़ें कमर्शियल नहीं थी, लेकिन बाद में जब JRD अर्थात JRD टाटा, जब उन्होंने टाटा एम्पायर का, टाटा साम्राज्य का कार्यभार संभाला, तो इंडियन ये एयरलाइंस जो थी ये भी उनके एक प्रकार से नियंत्रण में स्वाभाविक रूप से आनी थी। उनकी वसीयत का एक हिस्सा थी और उनकी जायदाद का भी एक हिस्सा थी। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि उन दिनों विमान उड़ाने की परमिशन या अनुमति सिर्फ उनको मिलती थी जिन्होंने बाकायदा इसका प्रशिक्षण जो है नियमित रूप से लिया हो या भारतीय वायुसेना में सेवा की हो। इंडियन एयरलाइंस में या इंडियन एयरफोर्स में उन दिनों रॉयल एयरफोर्स हुआ करती थी, शाही बातें थी ना, ये स्वाधीनता के पहले की बात है। तो ऐसे लोगों को सिर्फ परमिशन मिलती थी और ऐसे लोगों में JRD टाटा भी शामिल थे। विधिवत उन्होंने नियमित रूप से एक पायलट के रूप में प्रशिक्षण लिया था। और मित्रों, ये भी आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि 1932 में JRD टाटा पहली बार एक विमान, छोटे से विमान को उड़ाकर कराची गए थे। और उस विमान में क्या ले गए थे? डाक का एक थैला, चिट्ठियों का एक थैला, अर्थात चिट्ठियों का एक बैग लेकर वो पहली फ़्लाइट पर गए थे। और ये इत्तफाकन एयर इंडिया के इतिहास में वर्तमान भारत और वर्तमान पाकिस्तान के बीच में पहली फ़्लाइट थी। यद्यपि जब ये फ़्लाइट 1932 में जब ये संपन्न हुई थी तो उस समय तो भारत एक ही था, उसमें कराची भी उसी देश का हिस्सा था जिस देश का घर मुंबई हिस्सा था। और मित्रों, मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये व्यवसायी बड़े अजीब किस्म के थे। JRD टाटा और उनके उत्तराधिकारियों ने और उनके पूर्वाधिकारियों ने इतिहास को कला से जोड़ा था। अपने संस्थान के इतिहास को कला से जोड़ने के लिए उन्होंने मुंबई में एक बाकायदा म्यूज़ियम बनाया और उस म्यूज़ियम की साज सज्जा के लिए, उसमें पेंटिंग सजाने के लिए, उसमें बहुत सारे चित्र सजाने के लिए सहायता ली थी। MF हुसैन की भी ली थी और अन्य कलाकारों की भी ली थी। प्रख्यात, विश्व प्रख्यात कलाकारों की पेंटिंग्स जो टाटा एम्पायर के, टाटा साम्राज्य के उस महत्वपूर्ण अंग में उसको उकेरने में, उसको चित्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी रही, उनमें ये कलाकार भी थे। और उन कलाकारों को क्या क्या दिया गया, इस बात का मित्रों सही अनुमान लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि ये राशियाँ छोटी मोटी निस्संदेह नहीं होती थी। राशि दाता पारिश्रमिक रूप में या मानद राशि के रूप में देने का काम जो व्यक्ति कर रहा है, टाटा, उसका अपना स्तर है, देने का भी, दाता का भी अपना स्तर है, और जो लेने वाला, जो सुपात्र है, उसका भी अपना स्तर है। MF हुसैन अपने क्षेत्र में JRD टाटा से कम नहीं थे। मेरा मतलब यह है कि उस वक्त कला के प्रति, सुरुचिपूर्ण एस्थेटिक ज़िंदगी के प्रति इन उद्यमियों का भी पूरा का पूरा एक ध्यान बना रहता था कि यदि हमारे पास ये कल्चर का ये एस्पेक्ट नहीं है, ये कलाकृतियाँ नहीं हैं, तो हम कुछ भी नहीं हैं। उस वक्त ये नहीं होता था कि हमारा एम्पायर इतना बड़ा है, उसका टर्नओवर इतना बड़ा है। टर्नओवर पर चीज़ें डिसाइड नहीं होती थी, डिसाइड होती थी कि आप में गुणवत्ता कितनी है, आप पारखी कितनी हो कलाओं के, इस बात पर भी डिसाइड होती थी।
और इसीलिए मित्रों मैंने आज आपको वो उड़ान याद कराई जो पहली बार जे.आर.डी. टाटा पहली बार एयर मेल का एक बैग लेकर कराची गए थे मुंबई से, और वहाँ एयर मेल का वो बैग पहुँचाने के बाद वो अगली फ़्लाइट से अगले ही अपने चरण में जब भी उनकी बारी आई लौट आए थे, उसी दिन की फ़्लाइट। और ये बाद में उसी फ़्लाइट उसी मार्ग पर जो फ़्लाइट को आगे थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाली वो एक महिला पायलट थी। ये बड़ा संयोग है कि महिला पायलट ने भी उसी रूट का इस्तेमाल किया जिस रूट का इस्तेमाल जे.आर.डी. टाटा ने 1932 में किया था। और मित्रों ये छोटी छोटी बातें हैं जो चीज़ें दिलचस्प बनाती हैं, इसलिए कि एक ऐसी विमान कंपनी जो एक निजी हाथों से सुरुचिपूर्ण हाथों से जिसका निर्माण जिसकी स्थापना हुई थी, वो किस किस रूप में क्या क्या शक्लें हादसे की शक्ल में बदलना शुरू हो जाती हैं। और अब स्थिति ये है कि जब भी एयर इंडिया का कोई भी विमान उड़ता है तो उस वक्त बहुत सारी आशंकाएं, ढेरों आशंकाएं जहन पे बैठी होती हैं। इन्हीं दिनों में दर्जन भर उड़ानें इसी विमानन कंपनी की वो रद्द भी की गई, उनको बदला गया, उनकी तारीखें बदली गई, सिर्फ इसलिए कि लगता था कि कोई ना कोई ऐसी मनहूस घड़ी है जिसमें सब कुछ हुआ। और उसका तरीका एक ही है कि जब भी कोई विमान उड़े, जब भी किसी विमान की उड़ान ड्यू हो, जब विमान की उड़ान तय हो, उससे पहले उसकी जांच एक बार नहीं 10 बार 11 बार जितनी बार भी संभव हो सके कर ली जाए। और जब भी कभी जांच होती मित्रों, कोई छोटा मोटा छिद्र भी नज़र आता तो फ़्लाइट रोक ली जाती। अभी हाल ही में एक फ़्लाइट को 3 घंटे की उड़ान के बाद वापस बुलाना पड़ा। लंदन जा रही थी फ़्लाइट, सिर्फ इसलिए वापस बुला लिया गया कि रास्ते में ईरान का आकाश भी आता है, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ चल रही वर्तमान जो लड़ाई है, युद्ध है, उसमें कहीं ये विमान न फंस जाए। तो मित्रों बहुत सारी बातें किसी भी विमान कंपनी से जुड़ी हुई, उसके अतीत से जुड़ी हुई बातें हमने आपस में बांटी। और ये भी तय मानिए कि बेशक आज का दिन उनके लिए हादिसों और कुछ भयावह यादों का दिन है। इन दिनों में बहुत ज़्यादा उनकी हर दिन कोई ना कोई नया किस्सा, किसी न किसी नई आघात सहने वाली परिवार फैमिली के बारे में आ जाता है। लेकिन ये भी सच है कि इसी परिवार ने इसकी जो बुनियाद रखी थी वो बड़े ही अच्छे सुरुचिपूर्ण ढंग से रखी थी। शुक्रिया।